नमस्कार, मैं शिराज। हाल ही में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे की हत्या कर दी जाती है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आरोप लगाते हैं कि इसमें इजराइल का हाथ है। क्या सही में इजराइल का इसमें हाथ हो सकता है? अगर हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या साबित हो सकता है। और इजराइल ने अगर इसे किया है तो कैसे इसे अंजाम दिया है? क्या इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या प्रॉक्सी के तौर पे इसमें इजराइल ने इसमें और ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ किया है? किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पूरे रीजन पे हो सकता है? क्या इसमें यूएस का इन्वॉल्वमेंट रहा है? आने वाले समय में ये क्या इसके रिपरकशन होंगे? अगर इजराइल ने ऐसा किया तो क्यों किया और अभी ही क्यों किया? इन सब सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे आज हम अपने इस डिस्कशन में। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि मोहसिन फ़खरीज़ादे की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों थी। इन्होंने ही ईरान में अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो शुरुआत की, ये उनके हेड थे और इसी के साथ ये आईआरजीसी इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के भी ये ब्रिगेडियर जनरल थे। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि ये ईरान के पहले साइंटिस्ट हैं जिन्हें मारा गया है। पिछले 10 सालों में 6 से ज़्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्टों की हत्या होती है, लेकिन ये साइंटिस्ट सबसे टॉप लेवल के थे और सबसे ज़्यादा जिनकी सिक्योरिटी भी थी, इसलिए इनका मारा जाना एक बहुत बड़ा ब्लो है। देखिए, क्यों इजराइल पे सबसे ज़्यादा शक किया जा रहा है? एक तो आर्क राइवल है ही, हम सब जानते हैं, ईरान और इजराइल। दूसरा, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पे ही वो कैपेसिटी और एक्सपर्टीज़ है जो इस मिशन को अंजाम दे सकती है। ये पहला मौका नहीं है, पहला ऐसी वारदात नहीं है जिसमें मोसाद ने ऐसा काम किया हो। इससे पहले भी कई बार ये ऐसे कर चुके हैं। 15 दिन पहले ही अल-कायदा के नंबर 2 मसरी को इन्होंने तेहरान में मार गिराया था। हाल ही में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी वार्तालाप में कहा भी था कि याद रखना इस शख्स को, मोहसिन फ़खरीज़ादे। तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि इसमें ये निश्चित रूप से इसमें इजराइल का हाथ है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। सब इसमें 2 इंडिकेशन हमारे पास आते हैं। पहला ये कि मोसाद की इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और नंबर 2, ये प्रॉक्सी के थ्रू कराया गया है। प्रॉक्सी के थ्रू यानी कि एमईके, पीपल मुजाहिदीन ऑफ ईरान। ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है ईरान में, जो एक डिसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आप समझ लीजिए, जैसे भारत में सीपीआई-एम माओइस्ट और एनएससी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग ग्रुप। इस ऑर्गेनाइजेशन को इजराइल हमेशा से सपोर्ट करता आया, फाइनेंशियली भी, आर्म्ड सपोर्ट भी और ट्रेनिंग करके भी। और सबसे बड़ी बात ये कि इस ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट यूएस में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों को हासिल है, यानी कि एक बाइपार्टिसन सपोर्ट शामिल है। तो ऐसी बहुत सी वारदातें ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि एमईके है, पीपल मुजाहिदीन ऑफ ईरान, ईरान में कई वारदातें अंजाम दे चुका है। तो निश्चित रूप से इस पे ईरान की निगाह बनी हुई होगी। क्यों किया गया ये हम सब जानते हैं। कोई भी देश अपने आर्क राइवल से ये नहीं चाहता कि वो उसके बराबर आए या उसके ऊपर जाए। कोई भी हथियार उसके राइवल के पास ज़्यादा हो या बेहतर हथियार हो, और न्यूक्लियर वेपन तो बिल्कुल ना हो, जिससे कि एक न्यूक्लियर डिटरेंस बन सकने की संभावना ना हो, तो उसे जड़ से ही ख़त्म कर दी जाए। इसलिए इजराइल शुरू से ही साइंटिस्टों को ईरान में मारता आया है मोसाद के थ्रू। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ सवाल है कि ये अभी ही क्यों? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इजराइल और अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार हुआ रिचर्ड निक्सन के बाद कि कोई इतना फेवरेबल राष्ट्रपति इजराइल के लिए आया हो ट्रम्प के रूप में। ये हमने इलीगल सेटलमेंट्स के रूप में देखा जब इजराइल को गो अहेड किया गया। पिछले 4 सालों में कितना सेटलमेंट हुआ फिलिस्तीन में। न्यूक्लियर डील से यूएस वॉकआउट हो पाया। यूएस की एम्बेसी जो कि तेल अवीव में थी, वो जेरूसलम शिफ्ट की गई। ये सब एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ थे, लेकिन इजराइल हमेशा से इन सब चीज़ों की मांग करते आया था। लेकिन एक मांग उसकी अब भी बची हुई थी और वो थी ईरान पे हमला करना। ये किस तरीके से हो?
अगर ये 4 साल का ट्रंप को मौका मिलता तो ये भी पूरी हो जाती। अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जा रहा है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है। अब इन्हें ऐसा करना था जिसकी वजह से ईरान प्रोवोक हो और हमला करे, तभी यूएस और ईरान का कन्फ्रंटेशन हो पाएगा। तो ये एक बड़ी वजह है इस वारदात को अभी अंजाम देने की। दूसरी वजह, जो बाइडेन ने इलेक्शन कैंपेन में साफ कर दिया था कि हम न्यूक्लियर डील में वापस आएंगे, डिप्लोमेसी से इस मुद्दे को हम सुलझाएंगे। अब मोहसिन फ़खरीज़ादे को जो मारा गया, उससे स्थिति को इतना बिगाड़ दिया गया जिससे कि आने वाला एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिप्लोमेटिकली ये बहुत मुश्किल हो जाए कि एक टॉक्स का सहारा लिया जा सके। तो ये इजराइल की पॉलिसी है कि किसी भी तरीके से ईरान को कंटेन किया जा सके। चौथी वजह है इसमें इजराइल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। बेंजामिन नेतन्याहू हार्डलाइनर राइट विंगर माने जाते हैं। हाल ही के चुनावों में ये बात साफ हो गई कि ये अपने दम पे सरकार नहीं बना पाएंगे, इसलिए इन्होंने लिबरल माने जाने वाले बेनी गैंट्स से समझौता किया और एक कोलिशन की सरकार बनाई गई इजराइल में। इस कोलिशन की एक शर्त ये थी कि इसमें जो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है वो एक्सचेंज होगी। पहले 2 साल बेंजामिन नेतन्याहू रहेंगे, बाद के 2 साल बेनी गैंट्स रहेंगे, और यही वो समय है जब वहाँ ट्रंप बैठे हुए होंगे व्हाइट हाउस में और यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि आने वाले कुछ समय बाद ये शिफ्ट हो जाएगी बेनी गैंट्स को। तो यही वो समय था जब यूएस से भी हरी झंडी मिलती है इजराइल को और यहाँ की पॉलिटिकल सपोर्ट भी होती है कि जो स्टेप हार्डलाइनर ले सकते हैं वो लिबरल नहीं ले सकते हैं। तो ये एक डोमेस्टिक प्रेशर भी था इन पे और यूएस का फुल सपोर्ट भी था इस पे। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान रिटेलिएट कर पाएगा ऐसे? तो देखिए, ऑफेंसिव वे में अगर मैं यहाँ बात करना चाहूँ तो मिडिल ईस्ट में ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ ईरान की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह के रूप में, सीरिया में बशर अल असद के रूप में, और यमन में हम हुतीज रिबेल्स को देख ही चुके हैं। तो ये प्रॉक्सी की तरह ईरान यूज कर सकता है इन्हें। दूसरा, 2019 में ईरान पे सैंक्शन लगने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरीके से ऑयल इंस्टॉलेशन पे ईरान ने हमले किए हम देख चुके हैं। जनरल कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन के बाद बगदाद में भी यूएस के बेसों को किस तरीके से निशाना बनाया गया। तो ये एक ईरान के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन ये प्रॉक्सी के रूप में है, ना कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि ईरान की इकोनॉमी डाउन है, कोविड के बाद और डाउन हो चुकी है। मेजर कासिम सुलेमानी की हत्या हो चुकी है, जिनसे उनका एक स्ट्रेटजिस्ट, मास्टर स्ट्रेटजिस्ट नहीं रहा। न्यूक्लियर साइट नातांज भी उनका एक्सप्लोड हो चुका है कुछ समय पहले, अब उसकी रिनोवेशन भी चल रहा है। सीरिया में किस तरीके से निशाना बनाया गया इजराइल द्वारा ईरान के जेट्स का। और सबसे बड़ी बात, लेबनान भी आज के समय पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत डाउन है, इसलिए मुश्किल है कि हिजबुल्लाह भी उतनी इंटेंसिटी से वार कर पाए। तो ये एक अपने आप में सवाल है। ईरान की अब तक सोच यही रही है कि वो जितनी जल्दी जितना हो सके बैठे और आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन से बात करे, लेकिन ये समय प्रेशर ईरान पे इतना बन चुका है कि उसे कोई भी स्टेप लेना पड़ सकता है। पूर्व सीआईए डायरेक्टर ने भी बात साफ कही कि ईरान को एक रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप के आने का इंतजार करना चाहिए, बात करनी चाहिए, कोई भी ऐसा स्टेप ना ले जिससे कि रीजन की स्टेबिलिटी को खतरा हो। देखिए, ये बात तो तय है कि ईरान रिटेलिएट करेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, किस तरीके से करेगा, और क्या वो फुल ब्लोन वार की तरफ ले जाएगा मिडिल ईस्ट को, ये आने वाला समय बताएगा। तो इश्यूज पर नज़र बनाए रखिए, चीज़ों को समझते रहिए। जय हिंद।